नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 साल पहले एक सीबीआई अफसर ने आत्महत्या कर ली थी। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उस अफसर के ऊपर मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाने का दबाव डाला जा रहा था ताकि मुझे गिरफ्तार किया जा सके। इसके चलते सीबीआई अफसर ने आत्महत्या कर ली। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले 2 दिन पहले सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने आत्मदाह कर लिया है। इसकी पूरी खबर मीडिया में दिखाई गई। सिसोदिया ने कहा कि पता चला है कि जितेंद्र कुमार एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। सिसोदिया के मुताबिक उन पर शराब नीति के मामले में जो एफआईआर कराई गई है उसका लीगल मामला वही देख रहे थे। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पता चला है कि उनके ऊपर मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाने का दबाव डाला जा रहा था ताकि मुझे गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन वो मंजूर नहीं थे। सिसोदिया के अनुसार सीबीआई अफसर जितेंद्र पर इस मामले को लेकर इतना दबाव डाला गया कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। सिसोदिया ने कहा कि यह काफी दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी जिस केस को देख रहा था कि पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर गलत काम करने का इतना दबाव बनाया गया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। ये बहुत अफसोसजनक है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और इस बार उन्होंने एक सीबीआई अफसर की आत्महत्या को लेकर खुलासा किया है। आपने यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगभग 2 दिन पहले जो सीबीआई अधिकारी की जो मौत हुई है, यानी कि जो आत्महत्या थी, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया बिल्कुल कहते हैं सीबीआई अधिकारी की मौत को लेकर केंद्र सरकार को ही कटघरे में घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जबरन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सके और झूठे केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया जा सके। मगर यहाँ पर सीबीआई अधिकारी की जो मौत हुई है वो एक आत्महत्या बताई जा रही है, मगर अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि उनके ऊपर दबाव था नहीं था। ये किस तरीके की जानकारी है जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने तमाम जो आरोप है वो जरूर लगाए भाजपा के ऊपर कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यानी दिल्ली की जो पार्टी है उसको गिराने के लिए लगातार इस तरीके के प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि लोटस जो ऑपरेशन लोटस है वो भी कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए फर्जी केस के द्वारा या फिर कहे झूठे आरोप के द्वारा कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर बड़े जिस अफसर की आत्महत्या के आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया ने, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? 2 दिन पहले का उन्होंने मामला बताया है। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा था मुझ पर गलत केस बनाने का, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की।
इसकी सच्चाई क्या है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2 दिन पहले जो सीबीआई अधिकारी की जो मौत हुई है, तो उसको लेकर जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, ये जानकारी जो है वो मनीष सिसोदिया किसने दी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर कैसे उनको जानकारी मिली कि जो उनके सीबीआई अधिकारी हैं उसके ऊपर दबाव किस तरीके से बनाया जा रहा था, गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं अब जुटानी होगी। मगर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की जानकारी पहले भी थी। मगर कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से सीबीआई अधिकारी की मौत हुई है उसको लेकर अब राजनीति जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करती है। मगर देखना होगा कि सीबीआई के ऊपर किस तरीके का दबाव बनाया गया है, किसने दबाव बनाया गया है, और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, और जहां तक कि जो उनके घर पर जो रेड करी गई थी उसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिला है। अगर कुछ भी नहीं मिला है तो सीबीआई ने अभी तक खुलासा क्यों नहीं किया गया है, भाजपा की तरफ से खुलासा क्यों नहीं किया गया है, और यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया के जो वाइफ थी उनके जो अकाउंट के यानी बैंक अकाउंट लॉकर को जो चेक किया गया था उसके अंदर क्या सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, या जो भी जानकारी जो है वो सीबीआई की तरफ द्वारा जो साझा करनी चाहिए थी, मगर अभी तक सीबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी सीबीआई नहीं दी अफसर गई की है। आत्महत्या के मामले में क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे आरोप लगाए हैं खुले तौर पर बीजेपी पर कि उन्होंने ये दबाव बनाया सीबीआई अफसर पर कि उनको गलत तरीके से एफआईआर करने को कहा, और इतना मानसिक दबाव बनाया गया कि उस अफसर ने आत्महत्या कर ली। क्या बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं, बीजेपी की प्रतिक्रिया इन आरोपों पर? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर सीबीआई अधिकारी की जो मौत हुई है उसको लेकर बार बार मनीष सिसोदिया की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों के ऊपर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए झूठे केस के लिए कहा जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर ये कहा गया कि उन्होंने ऐसी कोई भी दबाव नहीं है, सीबीआई जांच एजेंसी है जो है वो अपनी तरीके से काम करती है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आई है। जी लगातार बीजेपी इन मुद्दों से बचती नजर आ रही है। इसको लेकर अब मनीष सिसोदिया की फिर से बात करें तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की सच्चाई की बात करें तो सीबीआई अफसर की मौत पर क्या कोई खुलासा हुआ है पुलिस द्वारा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सीबीआई अधिकारी को लेकर जो मनीष सिसोदिया के या फिर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक दबाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। मगर इसकी जानकारी जो है वो पुलिस ने अभी तक नहीं दी है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाता है कि रिपोर्ट में क्या आया है। मगर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि सीबीआई अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या फिर मानसिक परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने आत्महत्या की है। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बड़े दावे करती नजर आ रही है कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं झूठे केस लगाने के लिए बोला जा रहा है। मगर मैं तो मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनको गिरफ्तार करना है तो कर सकते हैं, मगर अधिकारियों के ऊपर जो मानसिक दबाव डाला जा रहा है या फिर झूठे केस बनाने के लिए जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है वो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से झूठे केस की जो नाम लिया जा रहा है क्या कि झूठे केस के द्वारा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर अभी तक सीबीआई के द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि उनके घर से कोई बड़े सबूत या फिर बड़े डॉक्यूमेंट्स या फिर बड़ी संपत्ति का मिलने का उजागर हुआ हो। जी अब मनीष सिसोदिया पर लगातार कार्रवाई की मांग तो बीजेपी कर रही है और लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं दिल्ली में। क्या अब एक बार फिर से सीबीआई या ईडी इस मामले में जांच कर सकती है मनीष सिसोदिया के आवाज पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भाजपा की तरफ से लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आज भी सड़कों पर जो भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है बड़े भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि जांच एजेंसियों के पास क्या सबूत मिले हैं उसका खुलासा कीजिए, मगर अभी तक कोई भी खुलासा ना तो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया ना ही जांच एजेंसियों की तरफ से किया गया। मगर देखना होगा कि जांच एजेंसियां क्या दोबारा से मनीष सिसोदिया की घर पे या फिर कहे उनके ऑफिस में रेड कर सकती है या फिर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। अभी तक ये जानकारी नहीं स्पष्ट है, मगर देखना होगा कि सीबीआई के हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की गई थी या फिर उनके बैंक लॉकर पर रेड की गई थी। जी
कल जिस तरीके से बीजेपी ने एक स्टिंग जारी किया है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास एक स्टिंग हुआ है और इसमें आम आदमी पार्टी का खुलासा हुआ है, उन पर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। तो इसको लेकर भी मनीष सिसोदिया ने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास भी कई ऐसे स्टिंग हैं, अगर हमने चलवा दिए तो बीजेपी की पोल खुल जाएगी। वो कौन से स्टिंग है मनीष सिसोदिया के पास, क्या कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि उन्होंने एक स्टिंग करवा रखा है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है। सबूत जो है वो इस स्टिंग के अंदर बताए जा रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से कहा कि हमने भी अगर स्टिंग करवा दिए तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके पास कोई स्टिंग है तो उसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पर भाजपा जो स्टिंग की बात कर रही है या फिर स्टिंग ऑपरेशन की बात की जा रही है, उसका मीडिया के अंदर कोई प्रूफ पेश किया जाए, शिकायत के आधार पर पुलिस में दिए जाने चाहिए वो स्टिंग। मगर अभी तक दोनों तरफों से सिर्फ जुबानी आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहे हैं, मगर इसकी शिकायत जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है और कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मगर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही लगाए जा रहे हैं। जी अब एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया। राजीव, क्या फिलहाल समीकरण बन रहा है दिल्ली में? किस तरीके की चीजें इस समय देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, जो दिल्ली के अंदर उथल पुथल देखने को मिल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कहती है कि उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल के तौर पर खड़ा किया है दिल्ली को। और यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को फ्री स्वास्थ्य चेकअप दिए जा रहे हैं लगातार। केजरीवाल कहते हैं लगातार राजीव कि मनीष सिसोदिया जो है वो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं। क्या दिल्ली की जनता भी यही मान रही है? क्या दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया के समर्थन में है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जनता की बात करें तो मनीष सिसोदिया के समर्थन में है। कुछ परसेंट तो जरूर मनीष सिसोदिया के समर्थन में है, कुछ परसेंट जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी है। मगर ज्यादातर लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जांच एजेंसियों के हाथ में जो भी सबूत होंगे उसको जनता भी मानेगी, सरकारें भी मानेगी और कहीं ना कहीं कानून भी मानता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बार बार आरोप प्रत्यारोप है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक राजनीति पहलू से कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जनता के बीच में कहीं ना कहीं जो आम आदमी की पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मगर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ये लोग जो है या फिर कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी कानून के ऊपर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक सीबीआई अफसर पर दबाव डाला गलत एफआईआर का और उसके बाद उस सीबीआई अफसर ने आत्महत्या कर ली। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। लखनऊ से एक अहम जानकारी, पीएम मोदी के जन्मदिन पर 3 करोड़ लोगों तक बीजेपी ने पहुंचने का लक्ष्य रखा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह चलाया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जिसको लेकर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसके जरिए निकाय चुनावों को साधने का भी प्रयास होगा। हर जिले में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और उसको निखारा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए रक्तदान भी लगाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये जन सेवा सप्ताह चलाया जाएगा। आपको बता दें कि यह पखवाड़ा एक तरीके से चलाया जाएगा सेवा सप्ताह के रूप में और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी छवि को फिर से और ज्यादा सुधारने की कोशिश होगी। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ कमिश्नर ने होटल लवाना की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने लवाना होटल मालिकों पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने फायर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि फायर
एस्केप प्रणाली की जगह लोहे की ग्रिल के बावजूद कैसे फायर एनओसी दे दी गई। उन्होंने फायर विभाग की कार्यप्रणाली के जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब हो कि होटल की तरफ से 2021 से 2024 तक का फायर एनओसी रिन्यूअल प्रस्तुत किया गया है। आरोप है कि होटल लेवाना ने स्वीकृत मानचित्र के बिना ही निर्माण करा लिया था। दरअसल जब हादसे के बाद लेवाना होटल के प्रबंधन से स्वीकृत मानचित्र की मांग की गई तो होटल प्रशासन एलडीए से कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दे सका। लिहाजा कमिश्नर ने बिना नक्शे के बने हुए होटल के संचालन के लिए दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने लखनऊ के दूसरे होटलों पर भी विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर से साफ साफ कह दिया गया है कि अवैध होटल को नोटिस जारी किया जाए। अगर ये होटल मालिक नोटिस का जवाब नहीं दे तो होटलों की सीलिंग की कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल कल होटल लेवाना में आग लगी और उसको लेकर जिस तरीके की तमाम समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि आग लगने के बाद पहले वहां पर देखा जा रहा था कि लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अब ये पूरा मसला ध्वस्तीकरण तक आ गया है। देखिए, बिल्कुल कल जो लखनऊ के लेवाना होटल में हुआ और 4 से ज्यादा लोगों की जो जिंदगी गई है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट के कारण गई है। और जिस तरह से विभागों में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण वो जो लोगों की मौत हुई है वो उनको कहा जा सकता है कि उन्हीं की लापरवाही के कारण हुआ है। और बात बता दें कि कल लेवाना होटल में आग लगी थी, जिसके बाद 4 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और 25 से ज्यादा लोगों को वहां निकाला गया था। हालांकि 2 लोग अभी भी लापता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पीड़ितों से मिलने गए और उनकी सख्ती या कह सकते हैं कि सीएम के उन लोगों से मिलने के बाद जो जिस तरह के तथ्य सामने नजर आए और सीएम ने सख्ती से कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कल लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि गिराया जाएगा, अवैध रूप से जो होटल लेवाना बनाया गया है उसको गिराया जाएगा। और ये कहा जा सकता है होटल लेवाना की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए। कल टीम पहुंची थी, उसकी नपाई हुई थी और जो मानक नहीं उन मानकों की जांच भी की गई थी। और रोशन जैकब ने लेवाना होटल के मालिकों की कार्रवाई के आदेश दिए। हालांकि उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो होटल लेवाना के मालिक है उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है। और अब कहा जा सकता है कि फायर की प्रणाली पर भी सवाल उठाया गया, क्योंकि सबसे बड़ी कमी कही जा सकती है कल जो आग लगी उस आग में जो मानक होते हैं फायर के वो नहीं थे, क्योंकि एग्जिट का दूसरा दरवाजा नहीं था, जो कि बहुत जरूरी होता है कि अगर किसी कंडीशन में आग लग जाए तो वहां दूसरे दरवाजे से लोगों को निकाला जा सकते है, लेकिन दरवाजा ही नहीं था वहां पर। और फायर एस्केप प्रणाली लोहे की ग्रिल के बावजूद कैसे ये एनओसी दी गई, ऐसा अधिकारियों से पूछा गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड पर भी सवाल उठते हैं, विभाग पर सवाल उठते हैं जितेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से एनओसी लोहे की ग्रिल की वजह से एनओसी दे दी गई, आखिर जब अग्निशमन यंत्र वहां पर पूरे तरीके से नहीं है तो एनओसी देना ये तो आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ है सीधे सीधे। देखिए, बिल्कुल जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे था। फायर विभाग की जिम्मेदारी, एलडीए की जिम्मेदारी, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागे और मोटी रकम लेकर उनको एनओसी दे दी गई। और साफ तौर पे कल जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें कई घंटे लगे। फायर विभाग के जो कर्मचारी थे उनको कई घंटे लगे केवल उस ग्रिल को तोड़ने में, तब जाके लोगों की जान बचा पाए। और कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही थी फायर विभाग की, जिन्होंने फायर अलार्म सिस्टम तो एक्टिवेट था, अलार्म भी बजा आग लग गई, लेकिन पानी की जो बौछार होती थी वो नहीं हुई, एग्जिट दरवाजा नहीं था और तमाम ऐसी कमियां थी जो कहीं ना कहीं फायर विभाग द्वारा फिर भी एनओसी दे दी गई। ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। तो वही एलडीए की बात करें तो एलडीए ने बिना नक्शा पास करे उस अवैध रूप से होटल को चलने दिया। बिजली विभाग की जिम्मेदारी थी, 250 केवी का अवैध रूप से कनेक्शन उनको दे दिया गया, जो कि उनके पास किसी प्रकार के मानक नहीं थे। इसमें पूरा विभाग कहीं ना कहीं संलिप्त था। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद, उनकी नाराजगी के बाद
जो प्रशासन है वो हरकत में आया और नपाई से लेकर तमाम चीज जो मानक है उनको अब कागज इसको कराने लेकर गए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो मालिकों से शुरू की कागज गई मांगे है गए। जितेंद्र, क्या समझा जाए, क्योंकि अब अगर ये तमाम चीजें विभागों की जब इसमें जो जागरूकता नहीं थी उसके बाद जब सामने आती है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि कितना समय इस होटल को हो गया है, कितना पुराना ये होटल है, किस सरकार के अनुरूप ये बना था, कौन सा विभाग किसके पास था, क्या ये कोई जानकारी इस समय है? देखिए 2017 में ये होटल बनाया गया था और ये कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे कि यहाँ पर एक पीके भवन था, बीएसएनएल का ऑफिस था और कब ये होटल बन गया, होटल में कब तब्दील हो गया, सिर्फ अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। रोशन जैकब ने इस बात कहा कि किसी भी कर्मचारी की अगर संलिप्तता पाई गई, अधिकारी की संलिप्तता पाई गई, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह से एक्शन होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसी कितने होटल है जो अवैध रूप से बने हैं। ऐसे कई होटल होंगे जिनको अधिकारियों ने एनओसी दे रखा होगा, उनमें किसी प्रकार का मानक नहीं होगा। ये जान से खिलवाड़ है लोगों का और कहीं ना कहीं इसी प्रकार की कोई भी कहा जा सकता है कि उसमें ना ही मानचित्र था, ना ही फायर की जिम्मेदारी थी, ना ही बिजली विभाग ने कोई एनएससी 250 केवी का एक ट्रांसफार्मर लग जाता है, कनेक्शन दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रशासन विभाग आज मुझे बैठा रहा क्योंकि मोटी रकम उनको मिल रही थी। एलडीए के जेई था, उनको पैसा दिया जा रहा, यहाँ तक लिया जा रहा था। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार भी संलिप्त था ये होटल और एनओसी से लेकर मानचित्र तक नहीं दे पाए उनके होटल के मालिक। तो जाहिर सी बात है कि उनके पर अब कार्रवाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद नपाई कल से शुरू हो गई है। देर रात अधिकारी जांच करने पहुंचे थे और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी कि आखिरकार घटना कैसे घटी। और हालांकि शॉर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ये पूरा मामला था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ल के बाद पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कहां तक पहुंची है जितेंद्र? देर रात तक अधिकारी पहुंचे थे, जांच कर रहे थे, नपाई की गई और जो उनके कागजात थे वो सब निकालने की कोशिश प्रशासन द्वारा कर, लेकिन प्रशासन को इस तरह की चीजों को लापरवाही नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। और रोशन जैकब ने, जो कमिश्नर मंडलायुक्त लखनऊ है, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे जितने भी होटल है उनको नोटिस दिया जाए, अगर वो कोई जवाब नहीं देते तो उनके सीलिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। तो अब कहीं ना कहीं एक से लेकर एक लखनऊ में होटल में आग लगी थी विराट में, जिससे 5 लोगों में एक छोटी बच्ची भी समेत थी। यही उसी भ्रष्टाचार की एक बड़ी ये कह सकते थे कि इसमें चीज नजर आई थी और ये दूसरा मामला लखनऊ में आ गया है। तो लखनऊ में अब कितने होटल बाकी है ये अभी देखना बाकी है। जितेंद्र, अब बात की जाए अगर लोगों की, तो कल जो लोग फंसे थे उनका रेस्क्यू किया गया, अभी तक क्या कुछ अपडेट उनको मिल पा रही है? जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, क्या उनका इलाज जो जारी है, क्या वो अब सही तरीके से स्वस्थ है? कल मुस्तैदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्तैदी के साथ कहीं ना कहीं कह दिया कि पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे और हर तरह का आश्वासन सरकार ने दिया, लेकिन अभी भी 2 लोग लापता हैं। जिनकी शादी होनी थी वो कपल मैरिज उसी आग में जलकर खाक हो गया। ये कह सकते हैं कि पूरी एक दम घुटने से उनकी मौत हो गई और जिसके घर में खुशियों का माहौल था वो अब कहीं ना कहीं मातम में बदल गया। तो ये जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? प्रशासन लेगी, सरकार लेगा, ये अभी जिम्मेदारी तय नहीं है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि लखनऊ में समेत उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से होटल है, ऐसी कौन सी अवैध इमारतें हैं जिस पर अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो होटल्स हैं, क्या उनकी जांच भी क्योंकि शुरू कर दी गई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्या माना जा रहा है? क्योंकि क्या क्या मानक इस होटल को लेकर देखे गए हैं? जिस तरीके से बताया कि भ्रष्टाचार के मूर्त जो ट्विन टावर अभी ध्वस्त किया गया है, उसको लेकर भी, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए तो शायद वैसा ही माहौल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। देखिए, ट्विन टावर भी जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं पूरी एक कहानी थी। और अब एक लखनऊ का विराट होटल था, वहां भी आग लगी, उसमें फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी थी। जांच वो अभी तक नहीं हो पाएगी और अभी कुछ दिनों पहले उस विराट जो होटल आग में लगी थी उसमें जांच हुई थी। जांच चलती रहती कि जायद तेजी नहीं आती। मामला जब गंभीर होता है तो प्रशासन के हाथ पैर फूलते हैं। आनन फानन में कल फायर ब्रिगेड की टीमें कई मॉलों में गई, कई अवैध बिल्डिंगों में गई जहां पर वो फायर सेफ्टी नापने गए। लेकिन अगर यही काम अगर समय से किया जाता तो शायद इससे बड़े हादसे को रोका जा सकता। बिल्कुल। अब अगर बात की जाए तो आगे की प्रक्रिया किस तरीके से इसके ध्वस्तीकरण को लेकर चल रही है जितेंद्र? देखिए,
मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी गिरफ्तारी भी ले ली गई है और कहीं ना कहीं पूछताछ की जाए और कागज पूरी तरह से निकाले। कल बिल्डिंग की नपाई की गई, तमाम चीजों की जो चीजें मानक होते हैं उनको कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश फायर ब्रिगेड की विभाग की टीम और एसडीए की टीम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जांच आखिरकार कब पूरी होगी? क्या ध्वस्तीकरण का काम जो आज से शुरू होगा, हालांकि नपाई शुरू हो गई है, क्या ध्वस्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आनंद फानंद में तमाम चीजें होती है। अब तमाम चीजें के बाद प्रशासन कितना सख्त है, कितना सरकार इस पर गंभीर है, ये अभी चीजें देखने के बाद क्या ध्वस्तीकरण होने के बावजूद क्या इस तरह के जो अवैध रूप से बने हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है या नहीं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की आज चंडीगढ़ में पेशी होनी है। आपको बता दें कि आज उनकी पेशी होगी। उन्हें बहुबल कला गोलीकांड में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आईजी नौनिहाल सिंह की अगुवाई वाली पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे पूछताछ करेगी। बहबल कला में फायरिंग के वक्त सुखबीर बादल पंजाब के डिप्टी सीएम थे, गृह विभाग भी वही संभाल रहे थे। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी ये जानना चाहती है कि बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिखों पर फायरिंग के ऑर्डर किसने दिए थे। आपको बता दें कि सुखबीर बादल को कोटकपुरा गोलीकांड में भी तलब किया गया है। तो वहीं 14 सितंबर को एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी के आगे वो पेश होंगे। सुखबीर बादल को इस एसआईटी ने 30 अगस्त को बुलाया था, हालांकि उन्होंने सम्मन न मिलने की बात कही और हाईवे ब्लॉक करने के केस में जीरा कोर्ट में पेशी पर चले गए, जिसके बाद एसआईटी ने उन्हें 14 सितंबर को बुलाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल बात करें सुखबीर सिंह बादल की, तो उनकी तो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन उनको एसआईटी बुला रही है पेशी के लिए। जी बिल्कुल सीधे तौर पर मुस्कान, बात करें तो ये पहली बार नहीं होगा जब एसआईटी सुखबीर बादल को बुला रही है, क्योंकि उस समय अगर उसकी बात करें, चाहे बेबल कला गोलीकांड की बात कर ले, चाहे कोटकपुरा गोलीकांड की कर ले, ये सब कोई चीजें बेगाड़ी बेदबी मामले से जुड़ी नजर आ रही है, जिसमें अगर हम कहें कि लगातार ये अकाली दल शुरू से ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम कहें कि जो अकाली दल की इमेज को मेजर इम्पैक्ट पड़ा था वो इन दोनों इंसिडेंट पर गाड़ी बेदबी और उसके बाद कोटकपुरा गोलीकांड और बेबल कला गोलीकांड, इनके जरिए तो हम कह सकते हैं अकाली दल की इमेज को बहुत ज्यादा अगर हम कहें हिट पहुंची थी। उसके बाद हम लगातार अगर हम कहें कि सेट बनी है लगातार, ये अगर हम कहें कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे फिर आम आदमी सरकार हो, बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि जो बेअदबी का मसला उसको हल किया जाएगा और जो उसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसी में सबसे ज्यादा नाम अगर हम कहें तो अकाली दल का आता था, और उसमें बेसिकली हम बात करें तो सुखबीर बादल और सीनियर बादल प्रकाश सिंह बादल का नाम आता था। इसको लेकर हम कह सकते हैं जहां कोटकपुरा गोलीकांड के लिए पहले उन्हें बुलाया गया था, समन दिया गया था, पर वो उसमें नहीं पहुंचे क्योंकि उनका कहना था कि उनको उसका नोटिस नहीं मिला, समन नहीं मिला। वो जीरे में उसी दिन जीरे में उनकी एक और अन्य केस में पेशी, तो उसमें चले गए थे। और अब हम कह सकते हैं कि बेबल क्लब गोलीकांड के लिए आज उनकी पेशी होनी है 6 सितंबर को, और जैसी जानकारी मिल पा रही है कि सेक्टर 32 स्थित जो दफ्तर है वहां पर वो पेश हो सकते हैं। 2 ऑप्शन है, या तो मोहाली जो विजिलेंस भवन है वहां पे उनकी पेशी हो सकती है, या फिर वो जो सेक्टर 32 स्थित है ऑफिस वहां पर उनकी पेशी होगी। इन दोनों जगह पे वो आज पेश हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि समन कबूल चुके हैं, वो मान चुके हैं कि उनको समन मिल चुका है, तो क्या वो आज एसआईटी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार एसआईटी यही कह रही है कि जो सुखबीर बादल है वो उनसे नहीं मिल रहे, उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ नजर नहीं आ रही। जी अब क्या चांसेस आज के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी उन्होंने जिला कोर्ट में पेशी को लेकर एसआईटी को कह दिया था कि वह बाद में उनसे मिलेंगे, एक पत्र उन्हें लिख दिया था। इस बार क्या जानकारी मिल पाई, क्या आज उनसे की एसआईटी के सामने पेश होने की आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल मुस्कान, जैसे आज तक अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुबह या कुछ थोड़ी देर तक अगर हम कहें कि सुखबीर बादल एसआईटी के दफ्तर पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो एसआईटी चंडीगढ़ से दफ्तर पहुंचेंगे या मोहाली विजिलेंस भवन पहुंचेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही कोई इंटीमेशन अभी तक आया है। पर हाँ, ये जानकारी अब तक जैसे हमें पॉजिटिव मिल रही है
कि आज सुखबीर बादल पेश हो सकते हैं और जो बेबल कला गोलीकांड है उसको लेके वो जो एसआईटी के जितने भी सवाल है उनका जवाब दे सकते हैं। इस गोलीकांड को लेकर अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है अमित? देखिए इस गोलीकांड को लेकर हम कहें तो अभी भी हम कहें कि जो कार्रवाई एक स्टैंड स्टिल पे नजर आ रही है। हम शुरू से बात करें अब तक जो सवाल हैं जितने भी एसडीएम्स की बात करें, जो पूरे टीम इंक्वायरीज थी, चाहे इसमें हम बात करें सुमित सैनी को लेकर हम बात कर ले जो उस समय के डीजीपी थे या फिर उसके आदम के जो एसडीएम थे, तो बार बार ये चीज दोहराई जा रही है। सुखबीर बादल की तरफ से बात कही जा रही है कि एसडीएम की तरफ से जो मजिस्ट्रेट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर दिए गए और वो चीज मान रहे हैं। उन्होंने चीज क्लियर कट एक्सेप्ट की है कि उन्होंने एक गोली चलाने के ऑर्डर दिए थे और जो जबरदस्ती है हम कहेंगे सुखबीर बादल कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हाँ, ये वो चीज बिल्कुल मानते हैं कि उस समय के डिप्टी सीएम वो थे और उनके पास होम मिनिस्ट्री थी, पर कई चीजें थे, कई पहलू थे, तो उनको जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है ताकि उनकी इमेज हिट की जा सके। जी ये इमेज पर बात करने की बात कही जा रही है। सुखबीर बादल तो लगातार, क्योंकि इतने बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, अब जिस तरीके से उनकी छवि को वो खुद कह रहे हैं कि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तत्काल उस समय की बात करें तो गृह मंत्री उस समय, गृह विभाग उनके पास था, डिप्टी सीएम भी वो थे उस समय। तो अब जो तमाम चीजें हैं, अगर उनकी पेशी होती है तो उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, किस तरीके की चीजें हो सकती हैं? देखिए ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आज जो अगर हम कहें पूछताछ में क्या उसमें कुछ पॉजिटिव निकलता है, क्या एसआईटी जो चीज जानना चाहती है उनके हाथ कोई मेजर सुराग लगता है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि सुखबीर बादल से जो पूछताछ की जाएगी उनसे कई पॉइंट्स लिए जाएंगे, उनसे जाना जाएगा कि क्या उनकी तरफ से ऑर्डर दिए गए, क्या उनके पास इंटीमेशन थी कि गोली चलाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, या फिर इसके ऊपर उनको कोई भी जानकारी थी कि माहौल बिगड़ सकता है या किसी तरह की भी कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो की गई है। तो इन सब चीजों को लेकर एसआईटी बहुत ही करीब से या फिर हम कहें कि प्रेशर के साथ पूछताछ करेंगे। अगर पूछताछ में कुछ निकलता है, कोई बड़ा सुराग एसआईटी के हाथ लगता है, तो हम कह सकते हैं कि तब सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ सकती है। पर अगर नहीं लगता है तो हम कह सकते हैं कि फिर एसआईटी के लिए दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी क्योंकि उनके पास अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया है। जी, बहबल कला गोलीकांड की हम बात कर रहे हैं अमित, उस समय आखिर हुआ क्या था, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं, क्योंकि उस समय के जब गोलीकांड हुआ 2 लोगों की मौत की भी बात कही जाती है, 2 लोगों की मौत हुई थी उस समय में, क्या वाकई कोई ऑर्डर दिए गए थे फायरिंग के लिए? हाँ जी बिल्कुल। देखिए अगर बात करें कि पहले कहें कि जो बेदबी का मसला था, बरगाड़ी में पहले बेदबी हुई थी साहब की, तो उसके बाद जो बेदबी के बाद प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं सिख जथेबंदियों के द्वारा 2 अलग-अलग जगहों पे, चाहे बात करें कोटकपुरा में और बेबल क्लब, यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र हो गया था। जैसी जानकारी मिल पाई है कि प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र हो गया था, जिसके बाद हम कहें कि वहां पे मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ से फायर किए गए थे। फायरिंग के बाकायदा ऑर्डर दिए गए थे और ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट मान रहे हैं। बेबल क्लब में जब फायरिंग के ऑर्डर दिए गए तब वहां पे 2 लोगों की मौत हो गई, तो वही कोटकपुरा में भी फायरिंग के ऑर्डर दिए गए थे, तो वहां पे 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। तो उन सभी चीजों को लेकर हम कहें कि जब भी किसी की जान जाती है तो बाकायदा छानबीन होती है, पूछताछ होती है कि ऑर्डर क्यों दिए गए, क्या ऑर्डर देने की जरूरत थी, क्या जो क्राउड है उसे बिना गोली चलाए कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड 2 लोगों की जान गई थी। तो अब उस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि लगातार ही छानबीन चल रही है, कोशिश की जा रही है कि क्लियर हो सके कि क्या एक्चुअल में कोई जिम्मेदारी थी या फिर हम कहें कि ऑन मूवमेंट जो ऑर्डर देने की जरूरत पड़ी थी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, उसके चलते। अमित, मजिस्ट्रेट जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि उस समय ऑर्डर दिए गए थे फायरिंग के, क्या ये साफ नहीं हो पाया है अभी तक कि किसने ऑर्डर दिए थे? क्या कोई खुलासा इसके मद्देनजर? देखिए एसआईटी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो ऑर्डर्स उस वक्त दिए गए थे वो बिल्कुल हायर अप से आए थे, या फिर हम कहें कि हम कह सकते हैं कि ऑर्डर आए थे कि प्रकाश सिंह बादल की तरफ से और सुखबीर बादल की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे, उन सब चीजों दिए गए थे, उन सब चीजों को लेकर ये बार बार एलिगेशन उन पे लगाया जा रहा है कि मेन वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज है कि अब क्या एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित करने की बात आई कि एक्चुअल में इनके ऑर्डर्स थे क्या नहीं, ये एक सवाल है, क्योंकि एक तरह से दो रीत जब से केस लंबा चल रहा है तब से अकाली दल की इमेज लगातार हिट हो रही है, क्योंकि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल है और प्रकाश सिंह बादल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजेस है अकाली दल के, और अगर इनको केसेस ऐसे केसेस में एलिगेशन चलते रहे तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा अपनी इमेज को रिवाइव करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोहरी मार है अकाली दल के लिए। अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो अकाली दल को एक मेजर बूस्ट अप मिलेगा, पर अगर नहीं होते और दोषी साबित होते तो अकाली दल के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अमित, अकाली दल के लिए मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है। सुखबीर सिंह बादल की बात करें तो क्या अभी तक उन्होंने इसको लेकर, इस पूरे मसले को लेकर, गोलीकांड को लेकर कोई प्रतिक्रिया अपनी दी है?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कि जब समन्स की बात आई थी कि उनको कोटकपूरा और बेगूसराय के लिए समन्स भेजे जा रहे हैं, तो उन्होंने बात कहा था कि वो एसआईटी के सामने पेश होंगे। उन्हें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर दिए गए थे, वो उस समय के जो ऑर्डर बकायदा रिस्पेक्टेड ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो पुलिस है, उनकी तरफ से ऑर्डर्स आपस में ही लेकर दिए गए थे, तो उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। और ऐसे में उन्हें एसआईटी की किसी पूछताछ से किसी तरह का डर नहीं है। तो ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया है। अब ये देखना होगा कि आज जो एसआईटी के सामने पेश होते हैं, तो क्या ये स्टैंड रिपीट होता है या फिर नहीं। ये देखने वाली बात होगी कि सुखबीर बादल का अगर आज वो पेश होते हैं तो क्या उनका स्टैंड होने वाला है। लेकिन तत्कालीन उस समय की बात करें तो उस समय जब डिप्टी सीएम थे और गृह विभाग भी उनके पास था, उस समय के ऑर्डर्स की बात करें तो उन्होंने हालांकि नकार दिया है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिए, लेकिन फिर भी सवाल उन पर उठते हैं कि अगर बिना ऑर्डर दिए ऐसा हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कि उस टाइम ऑफ कोर्स अगर हम कहें कि 2 लोगों की जान गई है, ऑफ कोर्स किसी भी जान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम कहें कोई वैल्यू लगाई नहीं जा सकती। इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि तभी इतनी लंबी समय से अगर हम कहें कि छानबीन चल रही है। अकाली दल के टेन्योर में भी होती रही, कांग्रेस के टेन्योर में भी होती रही, अब आम आदमी पार्टी के टेन्योर में भी हो रही है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ कहती नजर आ रही है कि जितना हो सके उतनी जल्दी हम दोषियों को सजा दिलवाएंगे। पर एक लंबा समय बीत चुका है और अब सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में कोई दोषी है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस मसले को बार-बार खींचा जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी बीएमसी चुनावों में ठाकरे गुट को हराने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि लाल बागचा राजा के दर्शन करने के बाद 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर आए अमित शाह ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने शुरुआत करते हुए पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने हमें धोखा दिया है, जब तक उसे सजा ना मिले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ठाकरे गुट और शिंदे खेमे के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के बीच शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना असली शिवसेना है। बीजेपी का लक्ष्य बीएमसी चुनाव में 150 सीटें जीतना है। उद्धव ठाकरे ने साल 2014 में केवल 2 सीटों के लिए गठबंधन तोड़कर बीजेपी को धोखा दिया था। तो वहीं गृह मंत्री के बयानों पर शिवसेना ने पलटवार करते हुए ये कहा कि देश के इतने बड़े नेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उस समय में बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन था और गठबंधन को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, जनता ने मैंडेट दिया, उसके बाद सीएम की कुर्सी पर जब बात नहीं बनी तो सीएम की कुर्सी हथियाने के लिए, सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया था। और इसी को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह अपने जब दौरे पर मुंबई में पहुंचे तब उन्होंने ये बात कही कि अब समय आ गया है कि ठाकरे गुट को सबक सिखाया जाए। मंत्री मुंबई में गणपति दर्शन के लिए आए, विविध जगहों पर गए, बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया कि हम सबक सिखाएंगे, जमीन दिखाएंगे, बदला लेंगे, इस प्रकार की भाषा का उपयोग माननीय गृह मंत्री के मुंह अच्छा नहीं लगता। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर सामान्य कार्यकर्ता कहता है तो हम समझ सकते हैं, मगर ये देश के गृह मंत्री है, उन्होंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। बीएमसी में चुनाव लड़ने की और बीएमसी चुनाव जीतने की तैयारी भाजपा इस वक्त कर रहा है, क्या किस तरह से देखते हैं कि बीएमसी को? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही एक्टिवेट हो जाती है, वरना इनके कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आते। जब लोगों को अपने डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है, इसलिए शिवसेना ही जो शिवसैनिक है वो भागकर दौड़ कर जाता है किसी भी समस्या में, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गायब रहते हैं, मगर जैसे ही चुनाव आते हैं तो उनकी दुकानें खुल जाती है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल मुंबई दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहे, इस दौरान उन्होंने ठाकरे गुट पर कई बड़े बयान दिए हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर है। ऐसे में कल उन्होंने भगवान श्री गणेश, लाल बाग के राजा और बांद्रा स्थित गणपति पंडाल का दर्शन किया। इस दौरान वह देवेंद्र फडणवीस के घर भी गए, जहां पर बप्पा का दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में होने वाले चुनाव अभियान को भी तेजी दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवसेना को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी में छुरा भोगने का काम किया है, जबकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगा था। अब ऐसे में जब तक शिवसेना को जवाब नहीं मिल जाता, जब तक शिवसेना से बदला नहीं ले लेते, तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि शिवसेना को सबक सिखाना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग शिवसेना को सबक जरूर सिखाएंगे। इस गंभीर आरोप के साथ ही शिवसेना में भी खलबली मच गई है और शिवसेना के तरफ से भी पलटवार किया गया और बताया गया कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस तरह के बयान देते हैं। ऐसे में बचकाना बयान यह माना जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को इस तरह के बयान शोभा नहीं देता। जी मुस्कान जी, शिवसेना ने ये कहा है कि इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं, लेकिन अमित शाह ने इस बात की परवाह किए बिना यह साफ कर दिया है कि आने वाले बीएमसी चुनावों में, निकाय चुनावों में उद्धव गुट को सबक सिखाया जाएगा। और उन्होंने साफ कह दिया है कि शिवसेना जो शिंदे सेना है वही असली शिवसेना है। बिल्कुल मुस्कान, एक सवाल भी खड़ा होता है इसी के साथ कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस मामले पर अमित शाह ने कैसे बयान दे दिया कि असली शिवसेना शिंदे गुट की है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक जो यंत्रणा है उसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि अमित शाह का यह बयान साफ कर देता है कि असली और नकली में जो फर्क देखा जा रहा है, असली शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो किसके खाते में है, किसके पास है। और यह बात अमित शाह ने खुलकर बोल दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास है। तो ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है। अब ऐसे में अमित शाह ये कैसे कर सकते हैं कि असली शिवसेना शिंदे गुट की है। ठीक है, अब क्या इसको लेकर शिवसेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि असली शिवसेना नकली शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसको लेकर शिवसेना जरूर अमित शाह को घेरेगी। बिल्कुल, शिवसेना की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दोपहर 1 बजे। उसमें यह साफ किया जाएगा कि जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है उसका जवाब क्या कुछ होगा। लेकिन शिवसेना की तरफ से देर शाम एक बयान जरूर आया और कहा गया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया है वो बेहद गलत है और इस तरह का बयान उन्हें देना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होता तो शायद बातें चल भी जाती, लेकिन एक केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह का बयान देता है और कहता है कि हम सबक सिखाएंगे, हम बदला लेंगे, असली शिवसेना किसकी। जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा करता है कि अमित शाह का बयान सीधे तौर पर बदले की भावना से हर कहीं कहीं ये हिंसा भी भड़का सकता है। सत्यप्रकाश, बीएमसी चुनावों को लेकर अमित शाह ने यहाँ पर बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बीएमसी के जब चुनाव होंगे तब उद्धव ठाकरे की जो गुट है, शिवसेना का जो गुट है उद्धव ठाकरे का, उसको सबक सिखाया जाएगा। अब वैसे भी अब बीएमसी की बात करें तो शिवसेना लंबे समय से काबिज है, शिवसेना का कब्जा है। क्या लगता है इस बार के चुनावों में क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लड़ाई तो आर पार की हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी आक्रामकता के साथ लड़ाई में है, वही एनसीपी कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही है, क्योंकि वह भी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये माहौल जरूर इस बार ये बताता है कि घमासान बहुत जोरों का होने वाला है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी काबिज होना चाहती है, क्योंकि जो मलाई शिवसेना खा रही है वह मलाई भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखाई देने लगा है कि शिवसेना की जो मलाई है अब वो हमारे खाते में आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सुखी हो जाएंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है उस मलाई खाने के लिए।
सत्यप्रकाश, अब जिस तरीके से शिवसेना से बिखर गई है, अब बीजेपी ने सबसे पहले शिवसेना को, आधी शिवसेना को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि जो अब समर्थन गठबंधन में सरकार बनी है, क्या लगता है इस बार निकाय चुनावों में क्या शिंदे सेना हावी रहने वाली है या उद्धव सेना? बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता ज्यादातर अभी भी शिवसेना में है और जो लोग बागी हुए हैं उनके भी विरोध में शिवसेना है। तो ऐसे में एक बार जरूर ये बात समझ में आती है कि आने वाले समय में अगर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होता है तो शिवसेना कमजोर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी होती है और कार्यकर्ताओं से ही विधायक सांसद होता है। अब ऐसे में कार्यकर्ता अगर शिवसेना के साथ है तो शिवसेना एक बार फिर मजबूती की तरफ जा सकती है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कार्यकर्ताओं को रोका जाए, कार्यकर्ताओं को समझाया जाए कि बागी विधायकों ने किस तरह से प्रलोभन देकर जो है उन विधायकों को बुलाया है। यही वजह है मुस्कान जी की अब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो तमाम जो नाराज विधायक है वो फिर अपने खेमे में लौट सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की यह बड़ी चाल है कि जल्दी से जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार न करवाया जाए, जिससे जो है नाराज विधायक वापस अपने खेमे में न लौट जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने और क्या कुछ मुंबई में कहा, सत्यप्रकाश? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए 2 दिवसीय दौरे पे है। कल का पूरे दिन जो है राजनीतिक सियासत हलचल तेज रही। आज भी देखा जा रहा है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो है अलग अलग इलाकों में दौरा करेंगे। ग्रामीण जो किसान के मुखिया है उनसे भी मुलाकात होने वाली है और व्यापारी मंडल से भी मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा जो है जिस तरह से उन्होंने टारगेट दिया है कि मुंबई महानगर पालिका में 135 सीटें लाना बेहद जरूरी है। हालांकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटें लाई थी मनपा की। अब ऐसे में 135 का टारगेट दिया गया है। इसकी पुष्टि जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है और कार्यकर्ताओं को यह बताया है कि मिशन 135 के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार हो जाए और इसे हासिल ही करना होगा। तो यह मिशन जो है लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को अब रूबरू होंगे और अपनी जो है मुहिम है उसकी तेजी देंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में बनने वाले 2 नए जिलों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अब नए 2 जिलों का उद्घाटन 9 और 10 सितंबर को होगा। आपको बता दें कि इन दोनों जिलों का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का उद्घाटन 9 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल करेंगे, तो वहीं सक्ती का उद्घाटन 10 सितंबर को होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिलों के में अधिकारियों को पदस्थ किया है। आपको बता दें कि इन दोनों जिलों के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री इनका उद्घाटन करेंगे। इन 2 जिलों के अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उद्घाटन करने से छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले अस्तित्व में आए थे। उन्होंने 2 सितंबर को 29वें जिले मोहला, मानपुर चौकी और 3 सितंबर को 2 और नए जिले सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल 15 अगस्त 2021 के अपने भाषण में 4 नए जिलों की घोषणा की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो 2 और नए जिले जो है उनका उद्घाटन जल्द ही सीएम भूपेश बघेल करने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, 9 और 10 तारीख को 2 नए जिले जो हैं सक्ती, मनेन्द्रगढ़, सक्ती अलग जिला है और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, इन तीनों की संभावना
घोषणा की गई। ये दोनों जिले नए हैं। बीते 15 अगस्त को इनके जिले बनने की घोषणा जो है की गई थी, लेकिन प्रारूप जो है पूरा बनाते बनाते और सीमाएं तय करते लगभग इतना समय लग चुका है। 9-10 तारीख को और संभवतः ये बताया पेट मुलाकात खड़ी है, वो भी कार्यक्रम इसमें रखा जाएगा और के जरिए जो तमाम इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है इसको अंजाम दिया जाएगा। इन दोनों ही नए जिलों की अगर बात करें तो दक्षिणी वहाँ ये जो क्षेत्र है वो स्थित है और अभी पिछले दिनों 3 नए जिलों का इनॉग्रेशन किया गया और अब ये 2 और जिले जो है इनके भी जो रूपरेखा है ये समय पिछले जो 15 अगस्त मनाया गया, बीता 15 अगस्त उसमें इन जिलों की जो बात है वो आ गई थी। अब इन 3 जिलों का उद्घाटन जो है वो 9 और 10 को किया जाएगा। पिछले साल इसकी घोषणा की गई थी 4 जिलों की, लेकिन अब लगभग 4 से ज्यादा जो जिले हैं वो जनता को समर्पित कर दिए हैं। कुल कितने जिले और जो तमाम जनता है वो इन नए जिलों को लेकर कितने उत्साहित दिख रही है? जी निशा, देखिए 5 जिलों की टोटल घोषणा की गई थी, जिसमें बीते 3 दिन जब हमने देखा ये सितंबर का जो नया महीना चालू हुआ तो 3 सबका पेट मुलाकात जो चालू हुआ अभी तक 3 नए जिलों की जो है वो लोकार्पण इनॉग्रेशन जो है वो किया जा चुका है। ये आने वाला 9 और 10 तारीख 2 नए जिले होंगे। इसको लेकर बिल्कुल जनता में उत्साह है, क्योंकि हमने इसमें इन पूरे जो कार्यक्रमों में देखा है कि जितना ज्यादा प्रशासनिक सेवा इन तक पहुंचेगी उतनी ही लोगों की समस्याएं जो है वो कम होगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल जिले जो है वो बड़े हो रहे थे। लगभग 70 से 80 किलोमीटर का हेडक्वार्टर का डिस्टेंस कई क्षेत्रों में पड़ता है। जो जिले नए घोषित किए बाउंड्री जिले थे, बॉर्डर जिले थे प्रदेश के, तो इनको नया बनाना और प्रशासनिक सेवा तक वहां तक प्रशासनिक सेवाओं को वहां तक पहुंचाना ये दोनों ही बड़ा टास्क था, जो अभी पिछले 15 अगस्त से इसका प्रारूप जो है वो बनना चालू हुआ। और कल शाम तक हमने देखा कि जिलों में प्रशासनिक कुछ लोगों को अपॉइंट करना चालू किया गया है। न्यायिक व्यवस्थाओं को वहां तक पहुंचाने की योजनाएं जो है वो पूरी की गई है। कुछ पदों पर लोगों को नियुक्त भी किया गया है। तो ये सारे ही तरीकों से देखा जाए तो बिल्कुल अच्छी एक दूरदृष्टि वाली सोच जो है वो दिख रही है, क्योंकि लोगों को रोजगार उससे मिलेगा। जी ठीक है स्वाति, जिस तरीके से लगातार तमाम छत्तीसगढ़ में बनने वाले 2 नए जिलों को लेकर ये खबर सामने आ रही है, इसमें अब 2 जिलों का उद्घाटन 9 और 10 सितंबर को होगा। आपको बता दें कि 5 जिले जो है वो अब छत्तीसगढ़ को मिल गए हैं। अब जो 2 जिलों का उद्घाटन होने जा रहा है उनको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अहम जानकारी दी है, वही उसका उद्घाटन करेंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का उद्घाटन 9 सितंबर को होगा, तो वहीं सक्ती का उद्घाटन 10 सितंबर को होगा। चलिए, स्वाति कौशिक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्वाति, ये जो 2 नए जिले हैं इनमें कई अधिकारियों को भी पदस्थ किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए मुस्कान, हर जिले की जैसे ही घोषणा की जाती है तो कलेक्टर, आयुक्त, अपर आयुक्त, न्यायाधीश, एसपी ऐसे लोगों की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। उसके बाद जो नीचे की लाइन है वो जो है उसमें नियुक्तियां चालू होती हैं। तो अभी प्रशासन जो है वो अपना काम करते हुए बिल्कुल तैयार है कि अपर आयुक्त, सचिव ऐसे लोगों की नियुक्ति जो है वो तुरंत कर दी जाए, जिस पर प्रशासन अभी मंथन भी कर रहा है। जी लगातार प्रशासन इसको लेकर मंथन कर रहा है। अब 2 नए जिले प्रदेश को एक बार फिर से और मिल गए हैं। इन 2 नए जिलों में किस तरीके से आगे विकास के कार्य होंगे? बिल्कुल, विकास के कार्यों की अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा को देखें या स्वास्थ्य को देखें तो नए स्कूलों की डिमांड जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश से ऐसे स्कूलों की डिमांड जो है वो आ रही है। तो वहां पर ध्यान में रखते हुए उसके बाद स्वास्थ्य और उसके बाद न्यायिक व्यवस्था, ये जो 3 बेसिक चीजें होती है इस पर सरकार का जो है वो बहुत ध्यान रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस अभी काफी था तो लोगों तक वो सेवाएं पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता था। तो अब जब कलेक्ट्रेट वही नियर बाय होगा, जब न्यायपालिका जो है वही नियर बाय होगी, तो लोगों को इन सारी चीजों को समझने में, करने में आसानी होगी। तो बिल्कुल विकास की एक नई जो रूपरेखा है उन जिलों में देखने के लिए तो मिलेगी। स्वाति, अगर बात की जाए विकास कार्यों की हम बात करें इन 2 जिलों में, अभी की क्या स्थिति है? क्योंकि जब नए जिले बन गए हैं तो वहां पर बच्चे स्कूल में पढ़ने भी जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। अभी स्वास्थ्य की और शिक्षा को लेकर क्या सुविधाएं हैं? जी मुस्कान, बिल्कुल वहां पर अगर बात करें जनसंख्या की, उसको देखते हुए अभी तक तो व्यवस्थाएं हैं वहां पर, लेकिन व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सरकार अपनी तरफ से तैयारियों में है कि
जैसे ही अधिकारी वहां पर नियुक्त होंगे, स्टेप बाय स्टेप वहां पर जो प्रोग्रेस के काम है वो किए जाएंगे। लेकिन कुछ जो चीजें हैं अभी अगर हम वर्तमान में बात करें, जो 5 नए जिलों की अगर हम बात करें, डिस्टेंस की बात इसमें बार बार आ रही है। डिस्टेंस के साथ जो मेजर चीजें जो निकल के आ रही है वो पॉपुलेशन की आ रही है। कितने पॉपुलेशन में कितने जो है प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए, तो उसको देखते हुए आगे के विकास की जो रूपरेखा है वो पूरी तैयार की जाएगी। अभी डिस्टेंस की वजह से या प्रशासनिक अमला कम होने की वजह से या पॉपुलेशन की वजह से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट काम में कमी आ रही थी, ये देर से हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये भी चीजें समाप्त हो जाएंगी तो एक आध साल में ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि एक आध साल पूरी प्रशासनिक तैयारियों में भी लगता है, जितना हम समझ पा रहे हैं मुस्कान, क्योंकि काम बहुत लेंदी भी होता है, पेपर वर्क भी बहुत होते हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हुए आगे की जो तैयारी है सरकार की पूरी दिख रही है। अब देखना यही है कि आगे हमारे लिए भी नया होगा, ये एक्सपीरियंस देखना होगा कि नए जिले बनने के बाद कब और किस ढंग से सरकार जो है सारी चीजों को अंजाम देती है। बिल्कुल, जनता की भी अब सरकार के विकास पर नजर रहेगी इन 2 जिलों में, और तमाम जो पिछले 3 जिले और बने हैं तब पर नजर रहने वाली है। लेकिन अगर अब नए जिलों की बात करें तो मानक प्रक्रिया यहाँ पर क्या रही, किस आधार पर इनका आवंटन किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया, क्या आधार रहे हैं? जी देखिए, ये तो एक तो पहले से जहां जहां से मांग हो रही थी कि नए जिले बनाए जाएं। अगर हम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर की बात करें तो चिरमिरी एक कोल ब्लॉक है, बहुत बड़ा कोल ब्लॉक है, जहां कोल इंडिया अभी तक ये कर रहा था। तो मनेन्द्रगढ़ भी उसी से प्रभावित और भरतपुर भी उसी से प्रभावित क्षेत्र है। भरतपुर की अगर बात करें तो वहां के जो विधायक है वो शिक्षा मंत्री। मनेन्द्रगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल है, तो पूरा कांग्रेस का वो एक बेल्ट है। अभी की अगर हम बात करें तो चिरमिरी अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह, तो बड़ा होने की वजह से, क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से वहां पे लगातार मुस्कान अगर बात करें तो लगातार जिले बनने की मांग चल रही थी। तो जहां जहां से जो बेल्ट नियर बाय देखते हुए फिर वहां पे नए जिलों की जो है वो बनाने की घोषणा की गई, और उसका सीमांकन उसी हिसाब से किया गया कि कहां से कहां तक बोली, भाषा, क्षेत्रीयता जो है वो अफेक्ट ना करे। इन सारी चीजों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए नए जिलों की सीमांकन जो है वो किया गया है। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।